वेलकम टू टीचिंग परीक्षा दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 की। जी हाँ, जो हमारा सीटेट होने वाला है उसमें हमें लाने हैं 30 में से 30 नंबर। और उसको लाने की जो की है ना, जो चाबी है वो है क्या, कि हम जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हुए हैं CBT बेस्ड, वो सभी को हम कर पाएँ, जिससे हमारे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जी हाँ, इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में हम कर रहे हैं ये सारे प्रश्न। जैसा कि आप रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, हम डेली एक प्रश्न पत्र करते हैं, तो उसी श्रेणी में आज आपके लिए एक और प्रश्न पत्र लेके आया हूं, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं सब प्रश्न पत्रों में से जो कि आपको टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी उपलब्ध है। तो भाई चलते हैं फटाफट से प्रश्नों पर। और उससे पहले, जैसा कि आपको पता है हमारा, कि हम करेंगे भैया आराधना थोड़ी सी किसकी, अपनी जो विद्या की देवी हैं, जो हमारी माँ सरस्वती हैं उनकी, जिसके कारण से आप हैं, मैं हूँ, हम सभी हैं जी। तो चलिए भाई फटाफट से चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। और जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं भैया? ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, क्या केवल गुणात्मक परिवर्तन आएंगे? जी नहीं, गलत हो गया। ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्या केवल मात्रात्मक परिवर्तन आएंगे? जी नहीं, ये भी गलत हो गया। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, जी हाँ, ये आंसर हमारा सही होगा। मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं, आंसर सी होना चाहिए। और भाई जो डी कहता है ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक, ये हो गया गलत, क्योंकि दोनों ही प्रकार के चेंजेज आते हैं। देखिए, जो हमारे फिजिकल चेंजेज होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या होते हैं? गुणात्मक हो गए भाई, ऊंचाई हो गया, भार हो गया हमारा, ठीक है। और वहीं जो हमारे भाई सामाजिक विकास है ना, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है, वो सारे क्या हो जाएंगे? क्वांटिटेटिव या गुणात्मक, या क्वालिटेटिव या गुणात्मक हो जाएंगे हमारे वो। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? जी हाँ, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब जिसमें छोटी मसल्स का प्रयोग होता है। और छोटी मसल्स का प्रयोग कहाँ पर होगा? जी हाँ, लिखने में होगा। जबकि कूदने में भैया, जंपिंग करने में भाई बड़ी मसल्स चाहिए, ठीक है। वहीं रनिंग में भी भाई बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, और स्विमिंग में तो होता ही होता है, ठीक है। तो भाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट। यहाँ पे राइटिंग विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं भाई फटाफट से। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, अगर हम बात करें सेंसिटिव पीरियड की, तो कौन सा होगा भैया सेंसिटिव पीरियड बच्चों के हिसाब से? तो देख लेते हैं भाई। किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है पहले वाला। द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल, जी हाँ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं भाई फटाफट से। गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, जी नहीं, इसको हम सेंसिटिव पीरियड नहीं कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उसके बाद में शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, जी नहीं, यह कोई बटा हुआ नहीं है। एक्चुअली सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या है, कि हर स्टेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी ही होती हैं, जिनके बारे में बताया है रॉबर्ट हैविघर्स्ट ने, ठीक है। कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो हमें उस समय पे कर लेने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाली सिचुएशंस में, जो हमारे आगे आने वाली स्टेजेस हैं, उनके अंदर हमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो भाई आंसर जो अभी तक तो ए जा रहा है। डी भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? भाई पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या सही होगा? हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड। भाई बात बिल्कुल सही जा रही है। देखो, अगर हम बात करें सेकेंडरी सोशलाइजेशन की या द्वितीयक समाजीकरण की, तो आपको पता है भैया, जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो क्या होता है? मेन एजेंसी होती है, मुख्य एजेंसी होती है किसकी? सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, जो हमारा स्कूल है। और यही कहा है हमारे किसने? जॉन डी वी बाबू ने भी कहा है कि भाई जो समाजीकरण है वो हम सीखने स्कूल में समाजीकरण जाते हैं असल में, तो ठीक है। तो भाई यहाँ पर बात सही है, क्योंकि भाई जब हम पीयर ग्रुप में जाएंगे, जब हम स्कूल में जब जाएंगे, तो हमारे साथी बनेंगे, और जब हमारे साथी बनेंगे तो उससे हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। आंसर ए होना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, जी नहीं, क्यों नहीं होती? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये गलत हो गया। उसके बाद बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। अरे भाई, दोस्तों से तो हम ऐसी ऐसी बातें सीख जाते हैं, दुनिया में कोई सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी भैया गलत हो गया। उसके बाद में यह द्वितीयक समाजीकरण का कार्य कारक नहीं होता है,
ये भी भैया गलत, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही, बिल्कुल राइट। ठीक है, ए जो है वो राइट होगा अपना। उसके बाद में चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, कौन सी अवस्था की बात चल रही, कन्वेंशनल स्टेज। अब आपको पता है भाई कन्वेंशनल स्टेज में क्या होती हैं, दो स्टेजेज होती हैं। ठीक है जी, दो स्टेजेज कौन सी, एक होता है भाई गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है जी, और एक होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है जी, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन सा होगा इसमें। देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज, ये तो भैया सेकंड स्टेज है, और लेवल कौन सा है, फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है ये। ठीक है, उसके बाद में यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, ये क्या होगा भाई, थर्ड लेवल की सिक्स्थ स्टेज है। आपको पता है भाई छठी स्टेज है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया, लॉरेंस कोलबर्ग भूलना नहीं है भाई। ठीक है, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भाई, लोगों के साथ अनुबंधन करते हैं, ये कौन सी होगी भाई, थर्ड स्टेज की, थर्ड लेवल की पांचवी स्टेज होगी। ठीक है, बचा कौन सा, चौथा क्या है भाई, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। जी हाँ, यह है फोर्थ स्टेज की बात चल रही है, जो कि आती है सेकंड लेवल में, और वही बात चल रही थी यहाँ पर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा यहाँ पर। जी हाँ, डी इज राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समायोजन घटित होता है जब, बात चल रही है भैया अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन जब भी आया आपको ढूंढना है क्या, मॉडिफिकेशन। जिस ऑप्शन में आपको मॉडिफिकेशन मिल जाए काम खत्म। देख लेते हैं भैया, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बात सही जा रही है भाई, चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। चलो जी, क्या मॉडिफिकेशन आया, नहीं आया, अगले में आ रहा है मॉडिफिकेशन। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों को, अभिप्राय को समझते हैं। ये आंसर होना चाहिए, परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन की बात चल रही है, आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए भाई। और देख लेते हैं, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंध खंडों में बांट देते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई, संबंध असंबंध कैसे होगा भाई, अकोमोडेट कर रहे हैं आप, समायोजन कर रहे हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट यहाँ पे सही। जी, बी इज राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्या है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। चलो भाई मान लिया आपकी बात। ठीक है, जब बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक हैं या फूल अधिक है, भाई फूल अधिक तो मतलब भैया 16 फूलों की बात कर रहे हैं, कितने हैं, 16 ही है ना, हाँ। और अगर नीले कहें तो भैया 12 की बात कर रहा है, तो भाई ज्यादा तो फूल अधिक होने चाहिए अगर कहा जाए तो, ऐसा प्रश्न बनता है। तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक हैं। पकड़ा गया बच्चा, है ना। बच्चे को अभी भी लग रहा है कि टोटल फूल नहीं, उसको भाषा ही समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि भैया नीले फूल अधिक है या फूल अधिक है, बच्चे को कहना चाहिए फूल अधिक है, जबकि बच्चा क्या कह रहा है, नीले फूल अधिक है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। किस चीज की दक्षता हासिल नहीं कर पाया, क्या यहां पर कोई सीरिएशन चल रही है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रही है भाई। ठीक है, सीरिएशन जैसे तो कोई चीज नहीं है। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल मतलब बढ़ते क्रम से क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही होता है। ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस की बात भी नहीं चल रही है भैया, यहां पर कोई अनुमान नहीं लगा रहा है, वो पता है उसको कौन से ज्यादा है कौन से कम, अनुमान थोड़ी लगा रहा है। ठीक है, और प्रोपोजिशनल थॉट जो कि आती है 4th स्टेज में, ये भी नहीं कर रहा है किसी प्रकार से वो भैया कि अपने माइंड में ही सब कुछ सोच रहा है, सामने कॉन्क्रीट चीजें हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा यहाँ पे सही। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया करवाकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। वाइगोत्स्की की बात चल पड़ी भाई। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है, अरे मैंने तो पहले बता दिया वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की दिया है, देखिए कोलबर्ग दिया है, पियाजे दिया है, वाइगोत्स्की यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है गार्डनर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। जी हाँ, बात चल रही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जहां पर हम धीरे धीरे चीजों को सीखते चलते हैं। तो भाई प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। किसको भैया, क्या रटने को देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे भाई। कन्फर्मिटी टू अथॉरिटी, सत्ता के प्रति मतलब जो टीचर जी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं भाई मास्टर के अकॉर्डिंग भी नहीं चलेंगे, गलत हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग, जी हाँ, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, आलोचनात्मक चिंतन करेंगे, ये होती है भैया क्या विशेषता, किसकी,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, ये सी आंसर होना चाहिए भाई। रिकॉल एंड ड्रिल भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट यहां पर सही। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। चलो भाई पहली बात तो क्या है, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना, अपने अंदर की बात चल रही भाई, और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को, मतलब अपने ऊपर काम कर रहा है आदमी, और जब अपने ऊपर काम करेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भैया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अंतः वैयक्तिक बुद्धि की बात चल रही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजन और असर्शन का है भाई, देख लेते हैं भाई। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बात तो सही है भाई। देखो अगर प्रिंट समृद्ध होगा तो भाई महत्वपूर्ण तो है, उसका भाई यूज तो है, बात तो है। उसके बाद में तर्क क्या दिया जा रहा है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही है भाई। जब हमारे सामने प्रिंट मटेरियल होगा तो उससे क्या होगा, हमारे सामने भाषा आई, और भाषा के द्वारा भाई हम अच्छे से सोच पाते हैं, हमारा चिंतन जो अमूर्त चिंतन है वो डेवलप हो पाता है। तो भाई आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि भाई पहली बात तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। अब भाई देखो अगर हम बात करें सेक्स की, ठीक है, तो भाई जो सेक्स है वो क्या होता है, हमारा जैविक अंतर है कि भाई मेल है या फीमेल है। वहीं अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या होता है, जेंडर समाज के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि भाई अगर मेल है तो वो ये काम करेंगे, फीमेल्स हैं तो वो ये काम करेंगी, ठीक है। तो मतलब कहने का आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, कि जो द टर्म सेक्स रिफर्स टू ए बायोलॉजिकल डिफरेंस वेयर एज जेंडर रेफर्स टू ए टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स दैट ए पर्टिकुलर कल्चर की बात आ गई ना भाई, पर्टिकुलर कल्चर की, डीम्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट। चलिए जी अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुभाषी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी शिक्षा के लिए भाई बहुत सारी भाषा के बच्चे हैं आपकी कक्षा में, कौन सा उपयुक्त होगा भाई, जल्दी से बताएंगे। स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों, देखो जहां पर केवल आ गया ना पहले ही नेगेटिव मार्क जाएगा, फिर भी देख लेते हैं, केवल उन्हीं छात्रों को भर्ती करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। कहां गई इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों करेंगे भैया, सबको करना पड़ेगा, ये तो हो गया भैया गलत। उसके बाद शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो, बिल्कुल सही बात है भाई, बी जो है आंसर सही होना चाहिए। और देख लेते हैं भाई सी क्या कहता है, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए, दंडित तो कर ही नहीं सकते चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, गलत हो गया यहीं पे। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही, भाई जो आपने भाषा कही है केवल उसी में बात करें, ये भी हो गया गलत। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही राइट, ठीक है जी, बी इज द राइट आंसर हियर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, ये वो टेस्ट है जो सबके लिए एक समान बनाए दिए जाते हैं, जहां पर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आपके कंपिटिटिव एग्जाम सबके लिए सेम होता है ना, आप किस चीज में अच्छे हैं किस चीज में नहीं अच्छे हैं उस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब देख लेते हैं भैया कौन सा सही है यहाँ पे और कौन सा है गलत, ठीक है। अब भाई यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है, नहीं अपसारी चिंतन के लिए मतलब ये नेगेटिव होते हैं भैया, अपसारी चिंतन पॉजिटिव चीज है तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मूल्यांकन के सख्त ढांचों, जी हाँ बिल्कुल, बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर, भाई यही होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी सीटेट की बात करें तो भैया 30 नंबर की सीडीपी आएगी, 30 नंबर का जो भी अलग अलग है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग भाई मैथ, ईवीएस और भाई एसएसटी और साइंस और मैथ आ जाता है, ठीक है। वो क्या है, सख्त है, ठीक है, रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ इवेल्युएशन, बिल्कुल सही बात है भाई। 150 नंबर का पेपर होगा जिसके 60% मतलब 90 नंबर आएंगे वो पास होगा, ये आंसर सही जाना चाहिए। और देख लेते हैं भाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है, बिल्कुल भी नहीं मानते, उनको लगता है भैया सारी भीड़ है एक जैसी है, सबको एक जैसा टेस्ट दे दो, ठीक है, उसी को बोलते हैं मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही।
सही बात है जी। चलिए जी अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब बात चल रही भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट की। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है, जो लिया जाता है दौरान, जी हाँ पढ़ाने के दौरान ही जो आकलन होता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है जी देख लेते हैं भाई, एग्जाम ओनली वंस ए ईयर, जी नहीं ये तो सबमिटिव हो गया, योगात्मक मूल्यांकन जो लास्ट में होगा। ठीक है, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल प्रोग्रेस, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, नियमित हो रहा है तो भाई क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जी नहीं स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर्मेटिव नहीं होते हैं। क्विज बेस्ड ओनली ऑन रिकॉल, जी नहीं ओनली ऑन रिकॉल जो हो गया गलत, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे एकदम राइट। सही है जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। चलो जी बड़ी अच्छी बात है। क्या ये बढ़ावा देना अर्थहीन है, क्यों अर्थहीन है भाई, काम की बात है। कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, जी नहीं हमेशा इस्तेमाल की जानी चाहिए। अधिगम की गति को बाधित करेगी, जी नहीं बाधित नहीं करेगी, ये तो उसको सुसाधित करेगी। अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भाई, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं उसमें डेवलपमेंट में काम आएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम उपयुक्त स्तर मान रखती है। चलो भाई मतलब कौन कौन से विद्यार्थी जो समावेशी शिक्षा में आते हैं, भाई गिफ्टेड आते हैं, जी हाँ बिल्कुल आते हैं। ऑटिज्म आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। लर्निंग डिसऑर्डर आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड आते हैं, जी हाँ बिल्कुल आता है। कौन सा होगा भैया, आंसर होगा 1 2 3 4 होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही यहाँ पर आपका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, स्किप कर जाता है भाई, या प्रतिस्थापित कर देता है, उनकी जगह पे कुछ और करने पड़ लग जाता है, भैया कुछ और पढ़ दिया, या फिर उल्टा कर देता है, उल्टे पुल्टा पढ़ लेता है। मतलब क्या है, पढ़ते समय है ना, तो आंसर क्या होगा भैया, पढ़ने का मतलब सीधा सीधा क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है जी, डिसलेक्सिया होगा आपका आंसर यहाँ पे एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए। सही है, आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारिक समाधानों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं, देखिए वो क्या करती है, मौलिक। ठीक है जी, देखिए डाइवर्जेंट है यहाँ पे, डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पे अपसारी होना चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि अभिसारी जो होता है वो होता है किसके अंदर, गिफ्टेड के अंदर होता है। लेकिन क्योंकि मौलिक आ गया है यहाँ पर और कुछ नया कर रही है, तो क्या बात चल रही भाई, क्रिएटिविटी की बात चल रही। जो क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर ही तो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो एक चीज को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएटिविटी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। और अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। भाई जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है उनकी बात चल रही है। ठीक है, तो लार्ज प्रिंट बुक्स तो भाई काम की बात है। 3 डायमेंशनल वेज एंड चार्ट्स, बिल्कुल ये भी बात सही है भाई, है ना भाई, अलग अलग जो त्रिआयामी मतलब जिनको हम छू सकें, 3 डायमेंशनल, ये भी सही है। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, जी नहीं पहले भाई कम दिखाई दे रहा, आप और छोटे छोटे अक्षर पढ़वा दो, गड़बड़ हो जाएगी। और भाई सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि उनको बोलकर बताए, जो लिखा हुआ है ना उसको बोलकर बता दे, तो ये बात भी सही है भाई। तो 1 2 4 किसमें है, 1 2 4 है भैया ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी सी में तो 2 3 4 है भाई, 1 2 4 है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा भाई, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। सही है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, मतलब जो नेगेटिव है ना वो बता दो भाई फटाफट से। संप्रत्य नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, ये तो भैया प्रभावशाली लग रही है मुझे तो। ठीक है जी, कौन सी नहीं है वो बतानी है, ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, भाई टीचिंग स्टूडेंट्स द यूज ऑफ निमोनिक्स एंड चंकिंग। ठीक है जी, तो भाई ये बात भी सही है, निमोनिक्स की स्पेलिंग भैया ये होगी। ठीक है जी, देख लेना एक बार, शायद ये सही है, जो भी है। ठीक है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पैसिवली कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, पैसिवली करना गलत है और गलत होगा तो ये हो गया भैया गलत, और क्योंकि पूछा है नहीं तो आंसर सी होना चाहिए भाई हमारा। और डी देख लेते हैं भाई, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये चीज भी पॉजिटिव है। और प्रश्न में पूछा है नेगेटिव कौन सा है, तो नेगेटिव होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। चलिए भाई निमोनिक्स की स्पेलिंग सही है, ठीक है, मेरे से गलती हुई, ठीक है, मैं इसको साफ कर दूं, चलो आप समझ ही गए होगे,
रहने देते हैं। आगे चलते हैं भाई फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। कौन सा सवाल भाई प्रक्रियात्मक, जहां पर कोई आपको प्रोसेस बतानी हो। ठीक है, देख लेते हैं भाई पहला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। जी नहीं, प्रोसेस की कोई बात नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। जी नहीं, कोई प्रक्रिया की बात नहीं है। व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिंग 3 डिजिट नंबर। मेथड पूछा है ना, क्या तरीका है, तरीका पूछा तो आपको प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। आंसर सी होना चाहिए। डी भी देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी नहीं, ये भी गलत होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें पूछी गई है प्रक्रिया। ठीक है जी, और प्रक्रिया ही बतानी थी। चलो जी, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए भाई, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कही। इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, ये बात सही लग रही है भाई, आंसर बी होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, जी नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। ओरिएंटेड टुवार्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, जी नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है, बिल्कुल गलत बात है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट यहाँ पे सही। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न है हमारा आपके सामने ये, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। भाई सार्थक अधिगम, पॉजिटिव वाला देखना है। चलो जी, पॉजिटिव देख लेते हैं। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। जी नहीं, बिल्कुल भी सीमित नहीं है, गलत हो गया। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बात तो पॉजिटिव बता रहा है भाई अभी तक तो। ठीक है, जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, ये बात सही है, ये आंसर होना चाहिए भाई बी। अगला देख लेते हैं, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत, केवल पेपर पेंसिल, हो गई गड़बड़। ठीक है जी, और भैया अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी, हो गई गड़बड़। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही यहाँ पे राइट। सही है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना। आप अटक गए जी, ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ऐसे थोड़ी अटकते हैं। ठीक है, तो भैया अगर आप ऐसे अटकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं भैया रिस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। आपने एक सेट बन गया दिमाग में कि ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा, कोई और तरीका आ नहीं सकता, ये गड़बड़ है भैया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट यहाँ पे सही। अगला प्रश्न क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं। चलो जी, और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, ये भी सही बात है। उस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है भाई कौन सा, देखो भाई समूह की बात जहां पर आ गई ना, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है जी, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कि भाई हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, और अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इसको तो ये क्या होगा, सामाजिक संरचनावादी अप्रोच या सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम राइट। चलिए जी, अगला प्रश्न क्या कहता है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हम हल तक पहुंचा जाता है। पीछे की तरफ चलकर, पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड। अब देख लेते भाई बैकवर्ड कौन से में, बैकवर्ड तो वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही बात है भैया। हम परिणाम से लेकर और फिर देखते हैं शुरुआत कहां से हुई थी, प्रोसेस क्या थी इसकी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे एकदम सही। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। जी नहीं भैया, गलतियां जो है ना वो तो विंडोज होती हैं जहां से हम देख पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे गलती कर रहा है बच्चा, है ना, वो तो जरूरी है। उसके बाद उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना ना छोड़ दे, बिल्कुल गलत बात है भैया, आप रटवा रहे हैं इसका मतलब, तो रटना तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बिठाना चाहिए, मतलब भाई उनको अलग से बिठा दो, गलत बात है। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल भाई बात करो भैया, आप ऐसे कह रहे हो कैसे, मुझे भी समझाओ एक बार इस बात को, है ना, फिर जब वो समझाएगा तो फिर आप समझ जाओगे कि भैया बच्चा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। भाई शिक्षक कैसे प्रोत्साहित करेगा, तो भाई बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर। भाई देखो, हमें आंतरिक रूप से प्रिपेयर करना है, हमें तैयार करना है बच्चे को, तो भाई डरा के तो नहीं होगा, हमें जो पॉजिटिव है वो वाला पकड़ना है। बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, भाई कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे दो और डरा दो उसको, कॉम्पिटिटिव करना गलत होता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, ये बात सही जा रही है, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स, बिल्कुल सही बात है। बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवार्ड्स, भाई आप टॉफी दे के उनको बहलाएंगे, ऐसे इतने अच्छे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। चलिए भाई, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये क्या कहता है भाई, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है भैया मेटाकॉग्निशन या
अधिसंज्ञान। ठीक है, तो भाई होपफुली आपने सभी प्रश्नों को किया होगा, समझा होगा, जाना होगा, सीखा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पर हम करेंगे और बेहतरीन प्रश्नों को हल। तो जल्दी ही मिलते हैं भाई, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।